ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग? सब ठीक ठाक? आवाज आ रही है मेरी? यस। यस सर। ओके यस बच्चों। सर। ठीक है बच्चे, देखो आज हम अपना केमिस्ट्री क्लास 9 का। तो बच्चों देखिए, केमिस्ट्री क्लास 9 का आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था, डेल्टन आए थे, उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी और उन्होंने बहुत सारे पॉस्टुलेट दिए थे और उन्होंने बताया था कि हम एटम जो हमारा है उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन बच्चों अब रिसर्च होती रहती है और जो हमारे नए नए साइंटिस्ट आए उन्होंने कुछ फिनोमेना करे, कुछ एक्सपेरिमेंट करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने देखा कि अगर आपका कोई कॉम है या कोई रॉड है, जब आप आपको अपने उसको हेयर से रब करते हैं, ठीक है, जैसे हमारा कोई कॉम है इस तरीके से, इसको हम जब हेयर से अपने हेयर से रब करते हैं तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं पेपर के, उनको अट्रैक्ट कर लेता है। तो इन लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी हुई, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो फिर और रिसर्च हुई। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक इफेक्ट तो है नहीं, कॉम भी ना मैग्नेट है, ना ये जो पेपर पीस है इसमें भी मैग्नेट नहीं है या आयरन नहीं है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब ये बातें निकल के आई तो इन्होंने कहा नहीं, जब एटम है सबसे छोटा पार्टिकल, इसका मतलब एटम के पास ही कुछ ऐसी पावर है, कुछ ऐसा चार्ज है जिसकी वजह से इनके बीच में क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जैसे कॉम आपका हम अपने हेयर में रब करते हैं तो हमारे हेयर से ही कुछ इलेक्ट्रॉन पिक कर लेता है और ये नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, और कोई भी हमारी चाहे नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो चाहे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो, अगर आप किसी अनचार्ज बॉडी के पास लेके जाएंगे, जैसे पीस ऑफ पेपर है, तो इनके अंदर करंट इंड्यूस कर देता है। ठीक है, वो चार्ज इंड्यूस कर देता है। ठीक है, अगर ये कॉम नेगेटिवली चार्ज है तो ये चार्ज, ये जो पेपर है, ये तो इन पे तो कोई चार्ज है नहीं, लेकिन इस चार्ज की वजह से जो कॉम के ऊपर है इनके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी कोई भी चार्ज बॉडी जो है वो अनचार्ज बॉडी को क्या कर सकती है, चार्ज कर सकती है, जिसकी वजह से ये निगेटिव ये पॉजिटिव इनके बीच में अट्रैक्शन होता है और ये जो है इसको अपने पास अट्रैक्ट कर लेते हैं। पीस ऑफ पेपर जो है इस फॉर्म में अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो बच्चे ये सब फिनोमेना था जिसकी वजह से हमारी डिस्कवरीज हुई, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसमें बच्चे आ रहे हैं, अभी तो मैं एडमिट कर रहा हूँ सबको। ठीक है, तो बच्चे देखिए, इसमें स्टार्ट करते हैं हम, हमारा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, और दूसरी चीज में हम ये भी देखेंगे कि जब हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो वो फिर इलेक्ट्रॉन के अंदर हमारे हैं कैसे, कैसे रह रहे हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर है एटम का, तो इसमें हम ये भी देखेंगे। देखिए बच्चों, क्या था हमारा इंट्रोडक्शन में, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सजेस्ट दैट, जो मैंने अभी बताया था, एटम जो है वो हमारा डिवाइड इनडिविजिबल नहीं होता। However, क्या हुआ, डिस्कवरी ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इनसाइड द एटम से क्या हुआ, इनके फेलियर हो गया इस डेल्टा एटॉमिक थ्योरी का। ठीक है, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं एटम के, अब क्या हो गए हमारे, यानी फर्दर डिवाइड करा हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में। ठीक है, फ्रॉम विच एन एटम इज कंसीडर ऑफ आर्कॉड, ही कहलाते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, कहलाते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है, बड़े लेट आ रहे हो बच्चों तुम लोग। अब देखिए बच्चों, एक मैंने टेबल दे दी है, इस टेबल में से भी कभी कभी क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे -1 रिलेटिव चार्ज होता है और +1 प्रोटॉन पे होता है, ये निगेटिव चार्ज है पॉजिटिव, और न्यूट्रल हमारा न्यूट्रल होता है। और रिलेटिव मास जो होता है वो एमयू में हम नापते हैं, हमने लास्ट पढ़ा था एमयू क्या होता है, मैंने लास्ट यूनिट बताया था आपको। तो इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 1 को अगर हम डिवाइड करते हैं 1836, यानी बहुत कम हो गया इसका मास। ठीक है, और प्रोटॉन का 1 हो गया और न्यूट्रॉन का भी मास हम 1 ही मानते हैं, दोनों का मास इक्वल लेते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। ठीक है बच्चों, अच्छा एब्सोल्यूट चार्ज जो होता है वो हम कूलम में मेजर करते हैं। ठीक है, फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, तो एब्सोल्यूट चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन पे -1, ही याद रखना बेटा, ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁹ इतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे। ठीक है, मास जो होता है केजी में वो बहुत कम होता है, -31 है देखो, और प्रोटॉन का मास होता है -27 तो ये बेटे, ये थोड़ी चीजें आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, सबको आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो, यस सर। चलिए, वेरी गुड। अब देखिए बच्चों, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई। ठीक है, ये हमारे साइंटिस्ट थे जे जे थॉमसन, इन्होंने क्या करा, इन्होंने एयर ली पहले, फिर इन्होंने क्या करा, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बहुत ही लाइट होती है, और इस जो आपका, ये आपका जो ट्यूब है हमारा, इस ट्यूब के अंदर बहुत ही लो प्रेशर में उसको रखा। ठीक है, और क्या करा, उसके अक्रॉस एक वोल्टेज क्रिएट कर दिया, हाई वोल्टेज थी, तकरीबन 1000 वोल्ट का इन्होंने अप्लाई करा, जिसकी वजह से क्या हो, और इसके पीछे यहाँ पर इन्होंने क्या करा, एक कोटिंग कर दी थी, इसमें है नहीं, वो आपके सिविल में बता दे रहा हूँ, हाइड्रोजन सल्फाइड की इन्होंने कोटिंग कर दी थी इस पे। ठीक है,
तो इससे क्या हुआ, जैसे ही हमारा जैसे ही वो हुआ क्या हुआ, जैसे ही वोल्टेज हुआ तो इसके अंदर एक करंट पास हुआ, ठीक है। तो करंट ने क्या करा, जो गैस थी हमारी, एयर थी या हाइड्रोजन गैस थी, इसको आयनाइज कर दिया। इसी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन अलग हो गए इसके हाइड्रोजन के और प्रोटॉन अलग हो गए। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होते हैं और ये हमारी एनोड जो पॉजिटिव चार्ज है, उन्होंने देखा कि ये इसके थ्रू इस तरीके से कुछ पास हुआ, क्योंकि ये हम डायरेक्ट इसको अपनी जो है नेकेड आई से नहीं देख सकते थे, तो हमें नजर क्या है, यहाँ पर ग्रीन ग्रीन नजर आने लगा। क्या करा, ये इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पर स्ट्राइक करे और हमें क्या शो हुआ, जो हाइड्रोजन सल्फाइड थी वो हमें ग्रीन कलर की नजर आने लगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अब जो हमारा निगेटिव से पॉजिटिव तरफ जा रहा था, इन्होंने क्या, वो हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कैथोड रेज क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रॉन होती है। तो इस तरीके से जो होता है हमारा क्या, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। तो वही लिखा है इसमें, देखो, बाय जे जे थॉमसन 1890 ही कैरिड आउट अ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट इन विच observed a stream of negatively charged particle coming out of a cathode towards the anode, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज था, उस नेगेटिव चार्ज को इन्होंने कह दिया क्या, दिस पार्टिकल नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से बच्चों क्या, और ये वैक्यूम प्रेशर इसलिए से लगाया गया है ताकि हमारा जो एयर या जो भी गैस है उसका प्रेशर हम यहाँ से कम करते चले जाएं, ठीक है। तो हम बहुत ही कम प्रेशर पे रखते हैं, ठीक है। और ये हमारा डिस्चार्ज ट्यूब हो गया, ये शीशे का होता है, नजर आता है हमें इसके चारों तरफ, लेकिन हम नेकेड आई से इनको नहीं देख पाते। उसकी इन्होंने यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड कोटिंग करी तो ये ग्रीन नजर आने लगी, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से ये देखो, इसका नाम भी है थॉमसन कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो ये ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। फिर हमारे आए गोल्ड आइंस्टाइन, उन्होंने भी यही सेम, यही उनका एपरेटस था, सेम एपरेटस था, ये जो कैथोड रे ट्यूब था, इन्होंने इसके अंदर ही क्या करा, प्रैक्टिकल करा। जब उन्होंने देखा कि जैसे ही जो हमारी कैथोड रेज थी वो कहाँ जा रही थी, जो हमारी कैथोड रेज थी वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, और जो एनोड की तरफ से निकली वो कैथोड की तरफ जा रही थी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब पॉजिटिव निगेटिव की तरफ जा रहा था तो उन्हें कुछ पॉजिटिव चार्ज लेके जा रहा है वो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या, उन्होंने उसको दे दिया पॉजिटिव चार्ज, जो हमारे पार्टिकल थे उनका नाम दे दिया प्रोटॉन। तो याद रखना, थॉमसन का जो अप्रेटिस था वही अप्रेटिस यूज करके गोल्डस्टाइन ने बताया था कि हमारा जो है एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं, और इन्होंने बताया था जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये ध्यान रखना, दोनों ने सेम ही अप्रेटिस यूज किया था। तो ही ऑब्जर्व, क्या लिखा है इसमें देखिए, ही ऑब्जर्व इन द सेम ग्लास डिस्चार्ज, सेम लिया उन्होंने विद डिफरेंट सिचुएशन, दैट द एनोड इमिटेड पॉजिटिव पार्टिकल, एनोड से कहां से ली, पॉजिटिव पार्टिकल विच नेम्ड एज कैनाल रे। उन्होंने कैथोड रेज कहा था, और जो प्रोटॉन वाली रे थी उसका क्या नाम था, कैनाल रे था। His experiment lead to the discovery of proton। इस तरीके से हमारे जो था पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल उसकी डिस्कवरी हुई, जिसका नाम था प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, बच्चों डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में आपकी ज्यादा सिलेबस में है नहीं, बस इतना ही आपके सिलेबस में, आपको ये याद रखना है किसने करा था ये एडमिट, किसने इन्वेंट करा था, बाय जे चैडविक ने करा था। न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स, बस आपको ये याद रखना है, जो इन्वेंट करा था न्यूट्रॉन, जिसने डिस्कवर करा था उसका नाम था जे चैडविक। इतने आपके सिलेबस में, बाकी हाई लेवल पे आता है कैसे हम न्यूट्रॉन के कैसे डिस्कवरी हुई थी। अब देखिए बच्चों, जब ये आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और जब न्यूट्रॉन आपके पास आ गए, तो अब लोगों के अंदर, ये जो साइंटिस्ट थे उनके अंदर रिसर्च करते रहते हैं लोग, तो उन्होंने कहा यार आ तो गए, लेकिन ये है कैसे, इनका अरेंजमेंट कैसे, कैसे ये रह रहे हैं एटम के अंदर, इनका अरेंजमेंट क्या है। तो सबसे पहले जो मॉडल आया उनका आया था, थॉमसन मॉडल ने बताया कि भैया, इन्होंने कहा कि आप ऐसे समझ लिए कि जो आपका वाटरमेलन होता है, अगर हम उसको कट करते हैं बीच में से, ठीक है, तो हमें क्या नजर आते हैं, उसके सीड ब्लैक ब्लैक नजर आते हैं। तो उन्होंने कहा जो सीड है, अकॉर्डिंग टू हिम, उन्होंने कहा कि जो सीड थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन कह दिया, और जितना भी पल्प था हमारा रेड रेड जो पल्प था, उन्होंने कहा ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो पहला मॉडल उन्होंने इस तरीके से दे दिया, वही लिखा है इन्होंने, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम प्रपोज दैट, क्या प्रपोज किया उन्होंने, प्रपोज दैट एन एटम इज यूनिफॉर्म, एटम जो एक यूनिफॉर्म स्फीयर है किसका, पॉजिटिव चार्ज का, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एटम एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, पूरा वो पॉजिटिव चार्ज का है, उसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से और नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। और इन्होंने ये भी बता दिया था कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, इसलिए एटम जो होता है हमारा इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, बिकॉज नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। और इस मॉडल का नाम नहीं क्या है, इन्होंने वाटरमेलन मॉडल भी कहा इसको, और प्लम पुडिंग मॉडल, जो हमारी स्पंज पुडिंग होती है उसमें क्या, जो आपका जो इसके अंदर जो सॉफ्ट पार्ट होता है वो तो आपका क्या आएगा, वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और उसके अंदर जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं
वो हमारे उन्होंने क्या इलेक्ट्रॉन है, और इसको एंड एप्पल पाई मॉडल भी कहा। ठीक है, तो ये 3 नाम इन्होंने दिए। सबसे ज्यादा फेमस जो कहलाता है वो वाटरमेलन, तो 3 नाम वाटरमेलन मॉडल के नाम से ज्यादा जाना जाता है इनका, प्लम पुडिंग मॉडल एंड एप्पल पाई मॉडल। ठीक है, अब देखिए इनकी लिमिटेशन क्या हुई। अब इनका जो ये जो इन्होंने बताया अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जस्ट लाइक वाटरमेलन, तो इन्होंने कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाए इसके थ्रू। क्या हुआ, एक तो ये फेल हो गए, इट फेल टू एक्सप्लेन हाउ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वर अरेंज एटम सो क्लोज टू ईच अदर। इन्होंने कहा इतने करीब कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे रह सकता है, ये तो आपस में वो हो जाएंगे, मिल जाएंगे, और हमारा एटम कोलैप्स हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिल जाएंगे। तो इतने करीब ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कैसे हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इतने करीब करीब है और इनके बीच में डिस्टेंस भी है। ठीक है, ये इनकी लिमिटेशन थी। अब बच्चों ये जो लिमिटेशन थी, रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड ने कहा चलो हम अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं जो हमारे जो थॉमसन जो जे थॉमसन है वो ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, ये मान के यही चल रहे थे कि भैया वाटरमेलन ही है हमारा, ये जो ये सारा पॉजिटिव और जो सीड है इसके हमारे जो है ये निगेटिव चार्ज है। तो इन्होंने कहा चलो इसको इसी को मान के चलते हैं जो जे थॉमसन है ठीक है। इन्होंने एक प्रैक्टिकल करा जो कहलाता है हमारा रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल आपको पता होगा, इस पे +2 चार्ज होता है। असल में ये हीलियम आयन होता है। क्या होता है, हीलियम आयन होता है, इस पे +2। अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं है, हीलियम आयन है जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। एक ही बात है, अल्फा पार्टिकल कह लिया, हीलियम पार्टिकल, हीलियम आयन से कह दिए इनको, प्लस चार्ज होता है ये। तो इसमें बच्चों क्या हुआ, इसमें इन्होंने कहा कि चलो प्रैक्टिकल करते हैं। तो दिस वाज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट इन विच अल्फा पार्टिकल को क्या करा, बम्बार्ड करा इन्होंने गोल्ड फॉइल पे। गोल्ड फॉइल इसलिए क्योंकि गोल्ड हमारा सबसे ज्यादा मेलेबल होता है, इसकी सबसे पतली शीट बन सकती है। तो इन्होंने गोल्ड फॉइल लिया इनमें, और इस तरीके से यहाँ से एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल ली, और उन्होंने ये जो गोल्ड फॉइल है इसके क्रॉस इसको पास कराया। तो इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन करी, इन्होंने देखा ज्यादातर जो थे हमारे जो थे वो सीधे सीधे पास हो गए, जितने भी हमारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थे वो स्ट्रेट निकल गए। ठीक है, कुछ डिफ्लेक्ट हुए थोड़ा सा अपने पास से, और बहुत ही कम ऐसे थे जो बिल्कुल बाउंस बैक हो गए, टकरा के वापस आ गए। तो उन्होंने कहा दिस वाज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट इन विच अल्फा पार्टिकल वर बम्बार्डेड ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। ठीक है, ये आपका इनका एप्रेटिस था, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो इन्होंने फिर ये थॉमसन के पास गए, उन्होंने कहा इनसे, रदरफोर्ड ने, कि अगर आप ऐसा बता रहे हैं तो यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज था, क्या हुआ, ये कैसे निकल गया इसमें से हमारा सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन? नहीं निकलना चाहिए, इसका मतलब जो है इसके अंदर एम्प्टी स्पेस है। ऐसा नहीं है पूरा आपने जो इसका जो पल्प था वो रेड हो गया। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा पास हो रहा है एटम के अंदर से, इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जो है फ्री स्पेस बहुत है। तो ये जो थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर पाए इस चीज को। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन हमारा कैसे विदाउट डिफ्लेक्शन, ज्यादातर जो हमारे पार्टिकल थे वो स्ट्रेट कैसे चले गए। तो इस चीज को जो है ये थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो ये भी उनकी ड्रॉबैक थी, इसलिए इसका फेल हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऑब्जर्वेशन मैंने वैसे ही बता दी, मैंने नोट भी करा दी है। मोस्ट सबसे पहले कहते हैं मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास विदाउट एनी हिंड्रेंस, बिना रुकावट के सारे हमारे जो थे जो एटम था हमारा, जो गोल्ड फाइल थी वो भी एटम से बनी हुई है गोल्ड के, तो वो सीधे सीधे चले गए। ठीक है, रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास विदाउट एनी हिंड्रेंस, बिना रुकावट। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ, कुछ जो थे अपने पास से हल्का सा उनके अंदर डिफ्लेक्शन आया। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था ना, तो फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ एट अ नोटिसेबल एंगल, कुछ एंगल पे करा उन्होंने, अल्फा पार्टिकल जो थे बैक हुए देयर ओरिजिनल पाथ। ये कौन है? सैमसंग, सैमसंग एसएम। एक तो अपना नाम रखा करो भाई, स्टूडेंट का नाम सैमसंग नहीं है, ठीक है। और ये माइक ऑन करो, माइक ऑफ करिए अपना, और आप अपना कैमरा ऑफ करिए। देखो इनको इतना ही पता नहीं है, एटिकेट से नहीं है इनको, मतलब क्या क्या करना। चलिए बच्चों देखिए पॉस्टुलेट्स क्या क्या इन्होंने दिए, इनका भी फेल हो आगे 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 जाके मॉडल। इन्होंने कहा भैया ये तो बिल्कुल सही बताया, मोस्ट ऑफ द पार्ट इन द एटम इज खाली है। ठीक है, ठीक है। और दूसरा क्या बताया, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एटम। उन्होंने ये बताया कि सेंटर से क्योंकि टकरा के वापस आए हमारे जो अल्फा पार्टिकल थे, इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, जब पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एटम विच कंटेन्स नियरली होल मास ऑफ द एटम। और जो सारा मास है वो कहाँ पे कंसेंट्रेटेड है, एटम का सेंटर पे, और ये सेंटर कहलाया न्यूक्लियस। ठीक है, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू, और एटम का जो साइज है, अगर हम न्यूक्लियस साइज करें तो न्यूक्लियस का जो साइज है बहुत ही छोटा है।
एग्जाम्पल भी दी जाती है, आपने टीचर ने क्लास में दिया भी होगा, जस्ट लाइक जैसे जो आपका फुटबॉल ग्राउंड होता है, अगर आप उसके अंदर फुटबॉल रख दें तो फुटबॉल आपका जो ये ग्राउंड है, तो ये फुटबॉल जो है आपकी, ये न्यूक्लियस होगा और ये पूरा जो है आपका एटम होगा। तो बहुत छोटा होता है एटम एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस। और इन्होंने कहा न्यूक्लियस जो, और इन्होंने लास्ट में किया इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं गोल गोल न्यूक्लियस के चारों तरफ। ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अब ड्रॉबैक्स क्या थी इसकी। ड्रॉबैक्स, जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स जो थी रदरफोर्ड की, ये थी कि हमें पता है फिजिक्स में हमने पढ़ा है, बताते हैं फिजिक्स वाले कि कोई भी अगर आपका चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर चार्ज है, ठीक है, और अगर वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, तो वो कंटिन्यूसली उसकी एनर्जी जो है कम होती चली जाती है, उसमें से एनर्जी रेड्यूस क्या होता है, रेडिएट होती है कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में, और उसकी कम होती चली जाती है। ठीक है, तो इस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्या है देखिए, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड दी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है, न्यूक्लियस, विच इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। ठीक है, क्या है, अगर इस तरीके से अगर अगर न्यूक्लियस की चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो क्या होगा, कुछ देर के बाद क्या करेगा, ये जो है अपनी सारी एनर्जी इसकी खत्म हो जाएगी, रेडिएट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में अगर हमारा कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसमें से कंटिन्यूसली उसकी एनर्जी कम होती रह जाती है, और कम होते होते क्या होगा, वो इसके ऊपर कोलैप्स हो जाएगा और एटम हमारा खत्म हो जाएगा। जबकि ऐसा होता नहीं है, एटम हमारा बहुत स्टेबल होता है। ठीक है, तो वो ये अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड दी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस विच इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। तो अगर ऐसा है तो वो हमारा स्टेबल नहीं हो सकता अगर चार्ज पार्टिकल घूम रहा है चारों तरफ न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज के। बट लेकिन क्या, बट चार्ज पार्टिकल इन एन, बट जो चार्ज पार्टिकल होता है हमारा इन एन एक्सीलरेटेड मोशन along a circular path would continuously undergo loss of energy and finally would fall into the nucleus। ठीक है, तो अगर ऐसा हो, अगर जो रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन हमारा जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ राउंड राउंड घूम रहा है, तो अगर ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के बाद क्या होगा, न्यूक्लियस पे गिरेगा और एटम हमारा खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, हमें पता है एटम हमारा बहुत ही स्टेबल है। ठीक है, और अगर ऐसा है तो क्या होगा, एटम हमारा अनस्टेबल हो जाएगा, जबकि एटम्स आर क्वाइट स्टेबल। तो रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द एटॉमिक मास। और दूसरी क्या था, इन्होंने एटॉमिक मास के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। रदरफोर्ड कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एटॉमिक मास एटम एज प्रपोज ओनली द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन मास क्यों है एटम का उसके बारे में कुछ नहीं बता पाया। ठीक है, अब इनका जो ड्रॉबैक था ये रदरफोर्ड वाला, वो किसने आके रिमूव करा, बोर्ड्स ने रिमूव करा। तो आपने तीन पढ़ लिए, एक तो जे थॉमसन मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा और बोर्ड्स मॉडल पढ़ा। बच्चों तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं ये लोग, इंट्रेंस वाले पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे समझ लेगा। अब देखिए रदर जो बोर मॉडल है, मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, रदरफोर्ड की उन्होंने ये बात तो मान ली कि हमारा जो न्यूक्लियर पॉजिटिव है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जो है हमारे रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा और थोड़ी देर के बाद इसके ऊपर फॉल हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा किसने, बोर्ड मॉडल। बोर्ड ने ही कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो कर रहा है न्यूक्लियस चारों तरफ, ठीक है, लेकिन वो अपने फिक्स एनर्जी लेवल में करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं आ जाए, कहीं पे यहाँ पर बैठा हो, ठीक है, या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ऐसा नहीं है। उसकी जो एनर्जी लेवल होगी, एनर्जी शेल होगी, ठीक है, वो फिक्स होगी, वो अपने फिक्स एनर्जी में ही रिवॉल्व करेगा। ठीक है, और जब तक वो अपने एनर्जी में या अपने शेल में रिवॉल्व करेगा, ना तो वो एनर्जी लूज करेगा ना एनर्जी वो गेन करेगा। ठीक है, एनर्जी जब भी लूज और गेन होगी जब इलेक्ट्रॉन अपने एक लेवल से अपर लेवल में जाएगा, अपर लेवल से लोअर लेवल में आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम इन्होंने सॉल्व करी कि हमारा एटम क्यों स्टेबल है। ठीक है, तो वही लिखा है मैंने, देखिए दिस मॉडल ऑफ एटम स्टेट दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ हेवीली पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। ये तो रदरफोर्ड ने बताया था। द होल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। अब देखिए, द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस। ये रदरफोर्ड ने भी कहा था, लेकिन इन्होंने क्या एडिशन करा इसमें, इन्होंने ये एडिशन कर दिया, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ डेफिनेट, यानी फिक्स है उसका डेफिनेट सर्कुलर पाथ होगा कॉल्ड ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। अब देखिए, हर एनर्जी लेवल को कुछ ना कुछ की एनर्जी होगी। ईच एनर्जी लेवल एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब द चेंज इन एनर्जी टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रॉन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन कब लूज करेगा, कब गेन करेगा, जब वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे शिफ्ट होगा। ठीक है, the change in energy take place when electron jumps from one energy level to energy level। ठीक है, ऐसे नहीं, और जब तक अपने फिक्स ऑर्बिट में घूमेगा, जब तक वो एनर्जी ना तो लूज करेगा नहीं गेन करेगा, और जब लूज गेन नहीं करेगा तो ये इसके ऊपर फॉल भी नहीं होगा। ठीक है,
अब देखिए बच्चों, हमारा टॉपिक आ रहा है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ठीक है, अब देखिए जो अरेंजमेंट होता है आप लोगों ने देखा होगा, हमारे जो शेल्स होती है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारी शेल्स होती है। ठीक है, कैसे अरेंज होता है, पहले को हम के देते हैं एल एम एन एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से देखिए क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेयर्ड एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम नोन क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और बच्चों सब लोग 20 तक अपने एटॉमिक मास और एटॉमिक जो नंबर होते हैं सब याद करें। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कुड बी पुट इन अ पार्टिकुलर शेल और एनर्जी लेवल वाज गिवन बाय बोर एंड क्वेरी। ये साइंटिस्ट इन्होंने बताया किस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। अकॉर्डिंग टू बोर क्वेरी इन्होंने बताया जो मैक्सिमम नंबर होते हैं इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में कितने आ सकते हैं, 2n², वेयर n इज हमारा जो शेल, n क्या है हमारा शेल नंबर है, तो इज गिवन बाय 2 की पावर n, वेयर n कितना होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो 1 को हमने नाम k दे दिया, 2 3 l m, इस तरीके से कर दिया n। ठीक है, अब नेक्स्ट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट विल बी 8 इलेक्ट्रॉन, इवन इट हैज कैपेसिटी टू अकोमोडेट मोर इलेक्ट्रॉन। और जो आउटर मोस्ट शेल जो होगा हमारा वैलेंस शेल होगा, उसमें हमारे क्या क्या रूल है, उसमें हमारे 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम उसके अंदर नहीं फिल कर सकते, जबकि अगर उसकी कैपेसिटी अगर 8 से ज्यादा है तब भी हम उसके अंदर 8 ही देंगे। ये रूल्स हैं इसके। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन गिवन शेल अनलेस, ये जो लास्ट वाला पॉइंट ये कह रहा है पहले हम के को भरेंगे फिर एल को फिर एम को फिर एन, ऐसा नहीं पहले आप एल को भरते फिर के को भरें। ठीक है, तो वही लिखा है इलेक्ट्रॉन्स आर अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस अर्लियर शेल आर फिल्ड। जब तक आप पहली फील्ड को नहीं भरेंगे तब तक आप आगे नहीं जा सकते। दैट इज स्टेप बाय द शेल इज फॉलोड, स्टेप बाय स्टेप हम इसको अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन करते हैं, पहले के फिर एल फिर एम फिर एन। ऑर्बिट क्या होता है, देखो बच्चों, जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है हमारा पॉजिटिव चार्ज, इसके चारों तरफ जो हमारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसी को इस पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट। द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑर्बिट, एनर्जी लेवल और शेल, तीनों नाम है इसके, ऑर्बिट कह लिए, एनर्जी लेवल कह लिए, शेल कह लिए। एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इंग्लिश, हमने बताया था KLMN, फर्स्ट ऑर्बिट को के फिर एल फिर एम एंड सो ऑन, सारा सिलेबस का है ये आपका। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं बच्चों, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन मैंने अभी बताया कैसे फिल करेंगे हम, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन obtained by using the formula 2n², अभी पीछे बता दिया था, where n is the number of the orbit या शेल। जैसे एग्जांपल देखिए के शेल फर्स्ट ऑर्बिट है तो n 1 है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2n² एंड 2 इसमें मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ दिस इज 2 शेल। ऐसे बच्चों इसमें अगर आप 2 रखेंगे तो यहाँ पे आप 2n², तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे कितना है 4 2 8, तो सेकंड में 8 आ सकते हैं। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। इन अ सिमिलर वे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो पहले हम कैसे करते हैं, पहले में 2 आएंगे फिर 8 आएंगे फिर 18 एंड सो ऑन। ठीक है, तो कैसे भरा हमने 2n², n हमारा ऑर्बिट नंबर है या शेल नंबर कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लास्ट हमारा शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों वो होते हैं हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। The electron present in the outermost shell of an atom are known as valence electron. These electrons determine the valency of an atom. और हमें वैलेंसी फाइंड आउट करने में भी हमें जो है इलेक्ट्रॉन हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट, कितने और एटम से वो जुड़ सकता है हमारा एटम या एलिमेंट, वो इसकी वैलेंसी कहलाती है। देखिए वही आगे वैलेंसी आगे, valency is the combining capacity of an atom, that is their tendency to react and form molecule with the atom of the same or different element। कितने हमारे एलिमेंट से हमारा एक एलिमेंट बॉन्ड बना सकता है, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। वैलेंसी बच्चों कैसे निकाली जाती है, देखिए फॉर द एटम हैविंग लेस इलेक्ट्रॉन, फॉर द एटम हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4 है तो वैलेंसी सेम होगी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। ठीक है, इसे रीड करिएगा, बहुत सिंपल रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैग्नीशियम है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन हो गई KLM 282। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, क्यों हो जाएगी, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो अपनी आउटर मोस्ट जो है जो ऑक्टेट है उसे कंप्लीट कर लेगा, यानी लास्ट शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और हर एटम ये चाहता है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2। मैंने क्या लिखा है, द एटम हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 4, the valency is same as that of the number of valence electron। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी इतनी होगी जितने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 तक, ठीक है 4 तक वही रहती है, फिर 4 से अगर ज्यादा हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हम दूसरा फार्मूला लगाएंगे, वो ये है इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सीड 4, अगर 4 से ज्यादा है देन दी वैलेंसी हम कैसे निकालेंगे 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ऑक्सीजन है,
तो ऑक्सीजन की हम इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन करेंगे तो पहले 2 फिर 6 आएंगे, ये L2, तो दो टोटल कितने हो गए 8। अब देखिए इसकी वैलेंसी हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखिए आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितना होगा 4 से ग्रेटर देन 4 है, 6 इज ग्रेटर देन 4, 6 इज ग्रेटर देन 4। तो अब कैसे निकालेंगे 8 माइनस, क्या फॉर्मूला क्या था 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी कैसे कितनी आ गई इसकी 2 आ गई, ठीक है यहाँ आ गया 2। तो वैलेंसी ऑफ अब देखिए वैलेंसी ऑफ एटम विद 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 0, क्योंकि 8 अगर लास्ट शेल में आ रहा है, जो हमारी जो जो इनर्ट गैसेस होती हैं उनकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है 0 होती है, ठीक है, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करती किसी से। तो वैलेंसी ऑफ एटम विद 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 0, ठीक है, as they have fully filled valence shell and cannot gain or lose electron to form molecule or compound, ठीक है बच्चों। तो ये आप याद रखिएगा, इससे आसानी से आप वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। वैलेंसी अलग चीज है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग चीज है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एटॉमिक नंबर। ये क्या कहता है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। ये ध्यान रखना, एटम की बात हो रही है, आयन की बात हो रही है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। सिंस एन एटम जो होता है हमारा उस पर कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, दस तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वल होते हैं, ठीक है, किसके अंदर एटम के अंदर। तो एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक मास एक ही बात है, मास नंबर या एटॉमिक मास एक ही बात है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड इट्स मास नंबर या एटॉमिक मास भी होता है। इट इज डिनोटेड बाय, तो मास नंबर में सिर्फ नंबर लेंगे, वो नहीं लेंगे, मास नहीं लेंगे, ठीक है। मास नंबर में क्या लेते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, वो मेरे मुंह से निकल गया, मास नहीं लेंगे, ठीक है। तो क्या है, फिर से बता देता हूँ, मास नंबर क्या है बेटो, द टोटल नंबर की बात हो रही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द इज कॉल्ड द मास नंबर होता है, ठीक है। अच्छा, द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर आर कॉल्ड, ये क्या कहलाते हैं दोनों मिला के, न्यूट्रॉन बोलते हैं इनको। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम रिप्रेजेंटेड बाय n। बच्चों आइसोटोप्स इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन मिल सकता है आप लोगों को। ये 10 मिनट्स में एक्सपायर हो जाएगा। आइसोटोप्स क्या होता है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर नोन एज आइसोटोप्स। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन के हमने यहाँ 2 आइसोटोप लिखे, एक और होता है 13 भी होता है C6। तो इसके 2 आइसोटोप्स हैं, देखो बच्चों, जो ऊपर कोई भी हमारा एलिमेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऊपर जो होता है हमारा मास नंबर होता है और नीचे होता है हमारा एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये जो है ऊपर, ये आपका मास नंबर है, देखिए दोनों के मासेस अलग हैं लेकिन एटॉमिक नंबर दोनों के सेम है। तो एटम जो होती है सेम एलिमेंट के होती है जिनका सेम एटॉमिक नंबर होगा, लेकिन इनका जो मास नंबर है वो अलग होता है, दैट्स कॉल्ड आइसोटोप। ऐसी हाइड्रोजन के आपके आइसोटोप्स हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें मास नंबर जो ऊपर होता है डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक नंबर इनका सेम है, ठीक है बच्चों। तो चाहे तो आप इसका नाम भी याद रखिएगा, ये जो तुम्हारा 1H1 है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटियम बोलते हैं, TiU। ये वाला जो आपका सेकंड वाला आएगा इसे ड्यूट्रम बोलेंगे, 2 आ रहा है तो ड्यूट्रम। और आपका जो थर्ड वाला आएगा, एक और होगा आपका 3 हो जाएगा, 3H1, ये हो जाएगा आपका ट्रिटियम, ठीक है। अब देखिए एप्लीकेशन देख लिया आइसोटोप्स की, 11वें क्वेश्चन कराऊंगा मैं, चलो थक गए। आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज न्यूक्लियर फ्यूल, बेटा यूज्ड एज अ, ये पूरा एक ही है न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर में, वहां पे कौन सा यूज है, यूरेनियम यूज होता है, ये भी यूरेनियम का आइसोटोप यूज होता है। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में, और आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन हम यूज करते हैं ग्वाइटर में। ये क्वेश्चन दोनों आ चुके हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। आइसोबार्स क्या होते हैं बच्चों, देखिए एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर। अब इनका मास सेम होगा लेकिन इनका जो है नंबर अलग, एटॉमिक नंबर अलग हो जाएगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार्स। फॉर एग्जांपल जैसे कैल्शियम है और आर्गन है, ठीक है, दोनों का एटॉमिक नंबर अलग होगा लेकिन मास नंबर दोनों का कितना होता है, 40 होता है। ये आपके आइसोबार्स हो गए।
बच्चों कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले बताइए जल्दी जल्दी इसका आंसर।